YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट के बहुत दिन हो चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स का आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक हमने पोलराइजेशन सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, डिटेल में लिया है मैंने। आप लोग वहाँ पे जाके सभी चैनल पे जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और हर एक टॉपिक को मैं बोलूँगी 1 बाय 1 कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस नाम का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है लाइट का, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपको एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं लेने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक फिनोमेनन है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग YDSE ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसमें जो फॉर्मूलेज है वो मैं आपको डिराइव करके देने वाली हूँ। बोर्ड एग्जाम में उसके ऊपर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एंट्रेंस में उसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसलिए उस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एक टॉपिक को मैं बोलूँगी नोटबुक एंड पेन लेके बैठो एंड देन एक्सप्लेन। जैसे मैं करती हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट निकाल के खुद की नोट्स बनाओ बच्चों। और अगर आपको खुद की नोट्स नहीं बनानी है तो आप क्या करो, फिलहाल स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग उसके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं और उसको फाइलिंग करके आप अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटर रहेगा, खुद की हैंड रिटन नोट्स हमेशा अच्छी होती है और उसकी वजह से हमारे दिमाग में फिट भी होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एट अ टाइम जब हम लोग एक साथ बहुत सारे, मतलब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे, एक साथ हमारा हाथ भी काम कर रहा है, आइज काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, सारी चीज़ें एक साथ जब वर्क करती है तो उसका आउटपुट हमेशा बेटर है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा अपनी खुद की नोट्स बनाए बच्चों, क्योंकि खुद की नोट्स हमेशा अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके लिए बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी मैंने बताया है फिजिक्स में रटना मना है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और DPP शीट्स भी अभी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, मतलब आपको DPP शीट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरफेरेंस। हम लोग बोलते हैं ना हमारे फ्रेंड को, चलो हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, हमारा हम देख लेंगे, इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर मत करो मतलब क्या, हमारे अंदर मिक्स मत हो जाओ। हमारा जो चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर इंटरफेयर मत करो, मतलब मिक्स मत हो। तो इंटरफेयर का मतलब होता है बच्चों मिक्स होना। यहाँ पे क्या मिक्स हो रहा है, यहाँ फ्रेंड्स नहीं, यहाँ दो वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है, इंटरफेयर हो रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले है ना बच्चों, हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी किया था ना, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, क्योंकि उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को टच करेंगे। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लो एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया, एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल के ऊपर एट अ टाइम दो वेव रीच कर रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है। मान लो ये एक वेव यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद यहाँ उसका क्रेस्ट आया। सिमिलरली दूसरी वेव यहाँ से आई, यहाँ पे आने के बाद इस वेव का भी क्रेस्ट यहाँ पे आया। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। इस पॉइंट के ऊपर ये जो वेव है उसका भी क्रेस्ट आया एंड दूसरी जो वेव है उसका भी क्रेस्ट आया।
तो दोनों वेव का क्रेस्ट इस पॉइंट पे रीच कर रहा है एट ए टाइम। तो जब इन दोनों का क्रेस्ट इसके ऊपर रीच करेगा तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वाइब्रेशन, एक्चुअली वेव क्या होती है बच्चों, वेव इज नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको वेव मोशन में पढ़ाया है, वेव मोशन में नहीं, मैंने आपको ये जो टॉपिक है, आई थिंक मैंने ऑसिलेशन में ही बताया था। यस, ऑसिलेशन के स्टार्टिंग में मैंने वेव मोशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया है, इस टॉपिक को डिटेल में बताया है। क्या होता है बच्चों, वेव क्या होती है, यहाँ के पार्टिकल जो है, बहुत सारे पार्टिकल से उनका वाइब्रेशन होता है, मतलब ये पार्टिकल यहाँ तक वाइब्रेट होगा, ये पार्टिकल उसका ज्यादा वाइब्रेट होगा, ये उससे ज्यादा वाइब्रेट होगा, ये उससे ज्यादा, फिर वापस कम वाइब्रेशन कम वाइब्रेशन वाइब्रेशन होते होते वापस कहाँ आएंगे, जीरो पे। तो बच्चों इसको कहा जाता है वेव मोशन। मतलब ये पार्टिकल्स जो है ये ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आने के बाद इस पार्टिकल को भी वाइब्रेशन मिलेगा। मान लो इस पार्टिकल को सबसे मैक्सिमम वाइब्रेशन मिला दोनों वेव का। ये वेव जब आई तो इसका भी ये चल रहा था एम्पलीट्यूड, और दूसरी वेव का भी ये चल रहा था एम्पलीट्यूड। तो दोनों वेव का मिला के वो वाइब्रेशन देगा। मतलब इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, A1 प्लस A2 दोनों का मिला के मुझे वाइब्रेशन मिलेगा, दोनों का मिला के, है ना। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मतलब दो वेव जब एक पॉइंट पे रीच करती है तो वो पार्टिकल उन दोनों का मिला के वाइब्रेशन देता है। और मान लो इस पार्टिकल के ऊपर एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। कॉन्सेंट्रेट करके सुनो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करके, रटने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको बता दूंगी, डेफिनेशन आप इजीली रट लोगे, बट इसको है ना अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में फिट करना है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फील करो फिजिक्स को तो मजा आएगा। तो जब मान लो एक वेव का यहाँ क्रेस्ट आता है और दूसरी वेव का यहाँ ट्रफ आता है, तो इसका प्लस ए और इसका माइनस ए इसके ऊपर आ रहा है, पार्टिकल किसके पास भी नहीं जाएगा, वो ना प्लस ए लेगा ना माइनस ए लेगा, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से पार्टिकल वही के वही रहेगा रेस्ट पोजीशन पे, पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हेन टू वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, then the resultant amplitude of that particle is equal to the vector sum of individual wave, vector sum of displacement of individual wave। इंडिविजुअल वेव का वेक्टर सम मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऊपर था तो इसको मैंने प्लस लिया है, नीचे था तो इसको मैंने माइनस लिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। चाहे तो मैं इसको लिख के देती हूँ आपको, बट ये यहाँ पे नहीं है बच्चों, ये मैंने डिटेल में बताया है, ये आपको मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में मैंने डिटेल में बताया है, बट मैं लिख के देती हूँ। प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन मतलब ही इंटरफेरेंस करना होता है, सुपरपोजिशन ऑफ waves means क्या, स्टेटमेंट देखो इसका क्या है, when two waves reach at a point simultaneously, two waves reach at a point simultaneously, then the resultant amplitude of that point, the resultant amplitude of that point is equal to the vector sum of displacement of individual wave। वैसे जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोग इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल वेव, ठीक है। हाँ, तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
और इसी का यूज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव आई, दोनों एक पॉइंट पे रीच की, बट ये कौन सी वेव्स है? ये है हमारी लाइट वेव्स। ये हमारी कौन सी वेव्स है? लाइट वेव्स। तो दो लाइट वेव्स आ रही है और एक पॉइंट पे रीच कर रही है, तो वहां पे क्या होगा? दोनों लाइट का इंटरफेरेंस होने के बाद क्या होगा? कौन सा इंटरफेरेंस फॉर्म होगा? वो हमें उसमें जो मॉडिफिकेशन आ रहा है उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। देखो, तो दो लाइट वेव्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे रीच कर रही है एट अ टाइम। इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट इज डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? मान लो एक लाइट सोर्स मैंने यहां से लिया, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है, बल्ब है ऐसे मान लो, मेरा ड्राइंग खराब है, हंसो मत। ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, ठीक है। तो ये दो बल्ब्स हैं और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों बल्ब क्या कर रहे? वेव्स कोलाइड कर रहे हैं। मान लो यहां से एक वेव आ रही है, यहां से दूसरी वेव आ रही है, ये दोनों पॉइंट एट अ टाइम इस वेव के ऊपर कोलाइड, सॉरी, ये दोनों वेव्स एट अ टाइम एक पॉइंट के ऊपर कोलाइड कर रही है। तो क्या होगा? देखो, इसकी इंटेंसिटी एंड इसकी इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी कंबाइन होगी और मुझे मैक्सिमम, देखो हम लोग जब एक बल्ब लगाते हैं बच्चों तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, ज्यादा रूम में ज्यादा लाइट नहीं मिलता, बट जब हम दो लाइट लगाते हैं तो और ज्यादा लाइट मिलता है। इसका मतलब क्या? जब दो वेव का लाइट आता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है ना। बट दोनों का अगर क्रेस्ट क्रेस्ट कोलाइड हो रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट मतलब अगर इस पॉइंट के ऊपर इसका क्रेस्ट जा रहा है, इसका भी क्रेस्ट जा रहा है, दोनों का जब क्रेस्ट जा रहा है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। बट अगर इस पॉइंट के ऊपर एक का क्रेस्ट जा रहा है, दूसरे का ट्रफ जा रहा है, तो इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। समझ में आया? तो बच्चों, जब ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो दो वेव्स रीच करती है तो उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। देखो, interference of light is defined as the modification in the intensity of light, either it is larger at some places and smaller at some places. larger कहाँ पे? जब crest crest होगा। smaller कहाँ पे? जब crest ट्रफ होगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर crest crest जा रहा है तो larger intensity, अगर crest ट्रफ जा रहा है तो smaller intensity। इसको कहा जाता है इन फेज, इसको कहा जाता है आउट ऑफ फेज। ये सब कुछ हमने ऑसिलेशन में सुपरपोजिशन ऑफ वेव में स्टडी किया है। So produced by the superposition of two or more light waves. Interference of light is defined as the modification in the intensity of light produced by the superposition of two or more light waves. This is nothing but the interference. तो इसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों। इंटरफेरेंस दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप्स कौन से? एक लार्जर इंटेंसिटी वाला एंड एक स्मॉलर इंटेंसिटी वाला। लार्जर इंटेंसिटी वाला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हम लोग देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो पहला कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या बताती हूं मैं आपको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, दो लाइट सोर्सेस लिए, एक S1 एंड एक S2, दोनों को S1 ही बोल दिया है यहाँ पे, मैं यहाँ S2 बोलती हूँ। दो लाइट सोर्सेस लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइट है ना, ये लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, किससे? S1 से। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो एक जो है वो स्ट्रेट पाथ है और एक जो है वो डॉटेड पाथ है। इसका मतलब क्या पता है क्या? ये सोर्स है, देखो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स से आने वाली ये लाइट वेव्स है। तो सारे क्रेस्ट का मिला के हमने क्या किया, एक ऐसा वेव फ्रंट लिया, एंड सारे ट्रफ का मिला के एक वेव फ्रंट लिया। यहाँ पे बहुत सारी लाइट है ना, एक ही लाइट है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारी लाइट वेव्स है। तो सारे क्रेस्ट का मिला के हमने एक वेव फ्रंट बनाया, सारे ट्रफ का मिला के एक वेव फ्रंट बनाया। तो क्रेस्ट के वेव को हमने स्ट्रेट लाइन से एंड ट्रफ के वेव को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, वापिस ये स्ट्रेट लाइन है, वापिस ये स्ट्रेट लाइन है, एंड वापिस ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। वापिस ये स्ट्रेट लाइन है,
वापिस, क्योंकि अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं ना, वापिस ये डॉटेड लाइन है। सिमिलरली ये हो गया है हमारी इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स। अब हम इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स देखते हैं S2 से। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक डॉटेड लाइन है, वापिस दूसरी ये स्ट्रेट लाइन वाली वेव, एंड देन वापिस डॉटेड लाइन वाली वेव, वापिस ये स्ट्रेट लाइन वाली वेव, एंड वापिस डॉटेड लाइन वाली वेव। ऐसे अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ की लाइंस यहाँ जा रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे ये पोर्शन देखोगे, ये लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन का पोर्शन देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्रेस्ट एंड क्रेस्ट दोनों का कोलाइड हो रहा है, देन ट्रफ एंड ट्रफ कोलाइड हो रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, ऐसे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ कोलाइड हो रहे हैं। जहां क्रेस्ट कोलाइड ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ कोलाइड ऑन ट्रफ होता है, मतलब व्हेन क्रेस्ट कोइंसाइड विद द क्रेस्ट and trough coincide with the trough, then the region is formed is called as constructive interference। उस region को हम लोग क्या बोलते हैं, constructive interference। और यहाँ पे light की intensity larger होती है, intensity at this region is larger, brightness होता है वहां पे, उसको हम क्या कहते हैं, that is called as constructive interference। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले बच्चों, फिर आगे चलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। देखो तो सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, राइट डाउन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस उसमें लिखो when crest of one wave coincide with the crest of another wave, crest of one wave coincide with the crest of another wave, and trough of one wave coincide with the trough of another wave, then the region is formed, called as constructive interference। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी कैसी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन दिस रीजन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ओके, उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, देखो अभी उल्टा इसके अपोजिट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहां क्रेस्ट आया एंड यहां पे ट्रफ आया। ठीक से देखो, ये क्रेस्ट आ रहा है, ये ट्रफ है ना, वापिस ये क्रेस्ट है एंड ये ट्रफ है, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट, सारे पॉइंट्स वैसे ही है। क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव एंड द रीजन इज फॉर्म इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, याद है आपको, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जब क्रेस्ट आता है और ट्रफ आता है तो ये ना ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, वो इंटेंसिटी जीरो देगा, ब्राइटनेस नहीं रहेगा, डार्क पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो इसमें हम लोग लिखेंगे when crest of one wave
crest of one wave coincide with the trough of another wave coincide with the trough of another wave, then the region is formed called as destructive interference. ओके। और यहाँ पे इस रीजन पे इंटेंसिटी क्या रहेगी? मिनिमम, एंड इंटेंसिटी इज मिनिमम हियर। मिनिमम हियर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डायग्राम तो निकालना बहुत मुश्किल काम होता है इसका, है ना, डायग्राम डेंजर है इसका। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी कि ये लाइट तो ये तो इंटरफेरेंस तो हमने फॉर्म कर लिया बच्चों, लेकिन ये इंटरफेरेंस फॉर्म करने के लिए क्या हमारे नॉर्मल लाइट सोर्सेस यूज करेंगे हम लोग? तो नेवर। तो फिर सभी जगह पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या? एक ब्राइट पैच, एक डार्क पैच, एक ब्राइट पैच, एक डार्क पैच, ऐसे दिखता अगर हम नॉर्मल लाइट भी यूज करते तो। बट हम लोग इसके लिए नॉर्मल लाइट यूज नहीं करते बच्चों। इसके लिए हम कौन से सोर्सेस यूज करते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस यूज करते हैं। मतलब ये जो मैंने S1 S2 ये दो लाइट्स लिए हैं ना, ये कौन से हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो यहाँ कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या, उसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपको गुड चाहिए, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेस का ही यूज करना है। तो देखो, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब two sources which emit waves of the same frequency having a constant phase difference. Two waves which emits waves of the same frequency, मतलब दो waves हैं, मान लो ये एक वेव है, this is one wave and this is another wave। ये दोनों वेव जो हैं इनका constant phase difference है and same frequency है, having same frequency and constant phase difference independent of time के ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो, इसका वेवलेंथ भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ सेम है। और ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यहाँ पे भी सेम, ये क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, ये भी क्या है? सेम है। तो ये सारी वेव्स जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो कौन से? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, क्रोमैटिक का मतलब होता है वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। और लेजर लाइट भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड कॉन्स्टेंट फेज से, ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जा सकती है। तो क्या ऐसे सोर्सेस अवेलेबल हैं? तो ऐसे सोर्सेस अवेलेबल नहीं है बच्चों, इसकी मेथड्स होती है। तो वो दो मेथड्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसकी दो मेथड्स है। एक पहली मेथड है कोहेरेंट सोर्सेस लैबोरेटरी में ऑब्टेन करने की, वो साइंटिस्ट का ही नाम है लॉयर्स मिरर का यूज करके इन्होंने दो सोर्सेस बनाए थे। एक्चुअल में नहीं थे बच्चों वो सोर्सेस, मैं बताती हूँ। और दूसरा जो है एक फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो उसको कहा गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो लॉयर्स मिरर एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ऐसे दो टाइप के मेथड्स होती है जिससे हमें एक गुड इंटरफेरेंस पैटर्न कोहेरेंट सोर्सेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे दो कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले लॉयर्स मिरर, इसकी डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन में भी आपको पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। देखो, लॉयर्स ने क्या किया था, उन्होंने एक रियल सोर्स लिया बच्चों, यहाँ पे एक रियल सोर्स लिया उन्होंने, ये रियल सोर्स, और यहाँ पे उसके सामने एक मिरर रखा। देखो, यहाँ पे एक मिरर रखा है। तो इस रियल सोर्स से उन्होंने क्या किया? लाइट फॉल किया, किसके ऊपर? प्लेन सरफेस मिरर के ऊपर।
लाइट इज फॉल ऑन द प्लेन सरफेस मिरर, ओके। और उस मिरर के ऊपर जब लाइट फॉल किया तो मिरर ऑब्वियसली क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये लाइट गया और इसने यहाँ रिफ्लेक्ट किया, वापिस ये लाइट यहाँ पे फॉल हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, वापिस लाइट फॉल हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और ये यहाँ पे आके सब मर्ज हो गए, लाइट वहां से मर्ज हो गया। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक यहाँ पे देखो एक इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब ये दोनों वेव्स क्या कर रही है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है। मिक्स होना, इंटरफेयर होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो बच्चों अभी ऑब्वियसली ये लाइट और ये लाइट दोनों सेम ही लाइट है, क्योंकि एक ही सोर्स के लाइट है। तो एक सोर्स से निकले हुए लाइट थोड़ी ना अलग अलग हो सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक है। लेकिन एक्चुअल में ये सोर्स है नहीं, बट हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये वर्चुअल सोर्स वहां पे अवेलेबल है। तो दो सोर्सेस, एक रियल सोर्स है और दूसरा वर्चुअल सोर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ एक गुड इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। और ये मिरर यहाँ पे हमें मिल रहा है, सॉरी मिरर के यहाँ से हमें वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये रियल सोर्स है एंड ये वर्चुअल सोर्स है, देखो। बट दो सोर्सेस हमें मिल रहे हैं, तो ये दोनों भी कोहेरेंट सोर्सेस हो गए ना, क्योंकि दोनों का लाइट सेम है, मोनोक्रोमेटिक है, मतलब हम इसको, इससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस, और इसको हम कहते हैं रियल सोर्स एंड वर्चुअल सोर्स। ये लॉयर्स मिरर का एक है बच्चों, और दूसरा डायग्राम के साथ करो इसको एक्सप्लेन, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल ने क्या किया, दो प्रिज्म लिए थे 180 डिग्री वर्टेक्स एंगल के, मतलब यहाँ 180 डिग्री थे, देखो 180 डिग्री में रखे हुए दोनों मिरर यहाँ पे 180 डिग्री में रखे हैं, और यहाँ से एक ही सोर्स उन्होंने लिया, एक सोर्स से ये लाइट निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, एक सोर्स से ये लाइट निकल रहा है। ऑब्वियसली ये प्रिज्म पे यहाँ पे गिरेगा और यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वापिस यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वापिस यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। सेम ये लाइट जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस साइड में बेंड करेगा। बेंड करने के बाद ये दोनों लाइट का यहाँ पे वेव्स क्या कर रही है, मिक्स कर रही है। मिक्स करने के बाद ये देखो यहाँ पे रीच कर रही है, यहाँ पे रीच कर रही है, यहाँ पे रीच कर रही है, यहाँ पे एक सोर्स बन रहा है। सेम यहाँ पे रीच कर रही है, यहाँ पे रीच कर रही है, यहाँ पे एक दूसरा सोर्स बन रहा है। दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो ये दो सोर्सेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे D जितना डिस्टेंस है। तो ये D डिस्टेंस पे हमें ये दोनों लाइट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में सोर्स है क्या, नहीं, एक ही सोर्स हमने लिया, एक ही सोर्स से निकलने वाले लाइट में हमें दो लाइट सोर्सेस मिल रहे हैं, जो कि कोहेरेंट है। दोनों की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम सोर्स से निकली हुई लाइट है इसलिए। तो यहाँ पे जो मुझे मिलता है वो भी कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। बच्चों ये भी डायग्राम करके रखो एंड ये भी डायग्राम करके रखो, दोनों डायग्राम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो हमें पता है कि न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर का होता है, और हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने 1975 में कहा था कि लाइट को 1978 में कहा था कि लाइट जो है उसको वेव नेचर है ना। हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने कहा वेव नेचर का लाइट होता है, एंड इन्होंने कहा कि इसको पार्टिकल नेचर होता है। बट 1801 में, मतलब 1801 में यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थॉमस यंग, उसका नाम क्या था, थॉमस यंग्स, अच्छा नाम था ना बच्चों, थॉमस यंग्स थॉमस यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने 1801 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि लाइट को कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया, यहाँ पे देखो एक लाइट सोर्स लिया, इस लाइट सोर्स के आगे एक लेंस रखा, सेटअप कुछ ऐसे था उसका, और उसके सामने एक शीट रखा, ये एक शीट है, उस शीट को उन्होंने दो होल्स बनाए, दो स्लिट्स, उन्होंने कहा उसको दो स्लिट्स बनाए, स्लिट्स मतलब दो होल्स बनाए। तो क्या हुआ देखो, जब लाइट इसके यहाँ से पास करेगा तो ये लेंस की वजह से, लेंस क्यों रखा पता है, ताकि आने वाला सारा लाइट यहाँ पैरेलली इसके ऊपर फॉल हो, ऐसे पैरेलली उसके ऊपर फॉल हो, इसलिए उन्होंने दोनों सोर्स के आगे एक लेंस रखा।
तो सारा लाइट जब इसके ऊपर फॉल होगा, यहाँ फॉल होने के बाद क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था। देखो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में जाता है तो बस यहाँ पे एक स्पॉट मिलना चाहिए था। जैसे हम लेजर बीम डालते हैं तो लेजर बीम डालने के बाद क्या होता है, एक स्पॉट मिलता है, वैसे यहाँ पे एक स्पॉट मिलना चाहिए था ना, ब्राइट स्पॉट। बट ऐसे नहीं हुआ बच्चों। क्या हुआ देखो, जब ये लाइट इसके अंदर से पास हुआ और उसके सामने ही उन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन रखी, तो उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया, उस स्क्रीन के ऊपर क्या ऑब्जर्व किया कि एक पोर्शन है जहां पे बहुत ब्राइटनेस है, मतलब ब्राइट पोर्शन, ब्राइट फ्रिंज, उन्होंने उसको नाम दिया फ्रिंजेस। क्या नाम दिया उसको, फ्रिंजेस। तो उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि एक फ्रिंज जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है एंड दूसरी फ्रिंज जो है वो डार्क है, वापिस ब्राइट, वापिस डार्क, वापिस ब्राइट, और सारी फ्रिंजेस का जो विड्थ था वो सेम था। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब उनको जो पैटर्न मिला वो कुछ ऐसे था, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसा पैटर्न उनको मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसा पैटर्न मिला तो उन्होंने फिर यहाँ पे क्या कहा, यस, यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वो कौन सा पैटर्न है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न है। और जो डार्क फ्रिंज मिल रही है वो कौन सा पैटर्न है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न है। मतलब मैंने आपको बताया ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न मिला। तो देखो यहाँ पे चेक करो जरा, देखो ये जो पैटर्न है ये सब मिक्स है। डॉटेड मैंने बताया ट्रफ का और स्ट्रेट लाइन क्रेस्ट का होता है। तो ये रेड वाला देखो, रेड वाला यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ, एक मिनट देखो, रेड वाला देखो, ये रेड वाला यहाँ क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ कोलाइड हो रहे हैं और हमें मिनिमम इंटेंसिटी मतलब 0 इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ और मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम। अभी मिनिमम वाला क्रेस्ट ट्रफ रहेगा, मैक्सिमम वाला क्रेस्ट ट्रफ रहेगा, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो एक गुड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत होती है। तो अगर आपने, ऑब्वियसली ये कोहेरेंट ही है बच्चों, क्योंकि मैंने एक ही सोर्स से ये दो लाइट बनाए हैं, दो सोर्सेस बनाए हैं, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली है। आर्टिफिशियल सोर्सेस हमने लिए हैं, नेचुरली इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे उनको फ्रिंजेस मिली बच्चों, और इसी को कहा जाता है YDSE। मतलब मैंने बोला ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाली हूँ, इसका नाम है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आपको बहुत बार एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अच्छे से ना इसका डायग्राम निकालोगे एंड देन इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। रुको मैं 2 मिनट आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ इसको अच्छे से। तो बच्चों बहुत बार एग्जाम में आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पता है, 3 मार्क्स के लिए। तो मैं आपको लिख के देती हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं अभी पूरा आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है बस अभी उसको सेंटेंस बना के आपको लिख के देती हूँ। तो आप क्या करो, 2 का स्पीड भगाओ, है ना, मैडम को भगा दो अभी। चलो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या क्या दिख रहा है। Young's double slit experiment consists of a source of light S which is monochromatic, one lens for make a plane wave front, ताकि हमें पैरेलल लाइट मिले। Then it consists of one sheet AB which having 2 slits S1 and S2 और दो which is separated by 2 to 4 mm। हाँ, दोनों को 2 to 4 mm, yes 2 to 4 mm अपार्ट है दोनों भी। देन उसके सामने एक PQ नाम की हमने स्क्रीन रखी है। स्क्रीन इज placed in front of the AB sheet, PQ screen is placed in front of the AB sheet। इससे निकलने वाला लाइट जो रहेगा that is monochromatic light which is falls obliquely on the AB and that S1 and S2 now act as a secondary source of light which emits the light in all possible directions here in the form of wave। And after that, the point where that two sources which emits the light, that light will interfere to each other, that means 2 or more waves interfere to each other, and some part where intensity is maximum at that region, crest collide on crest, trough collide on trough, that region intensity is maximum called as fringe, bright fringe,
और part where intensity is minimum, that means crest collide on trough, trough collide on crest, that is nothing but the dark fringe, है ना. In this way we will get the bright fringe, dark fringe alternately and the whole pattern is called as interference pattern. ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको. अभी पॉइंट वाइज में लिख के देती हूँ, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों. YDSE, Young's double slit experiment, consists of source S which is monochromatic, okay. Then one lens, then sheet AB consists of two slits S1 and S2 separated by 2 to 4 mm apart. Okay, 2 to 4 mm apart. Okay. Also it consists of one screen. Placed in front of AB. ये कंस्ट्रक्शन है. ओके, दैट इज कौन सी, PQ, है ना. ये सब है इसके अंदर. उसके बाद देखो अभी सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे. When light waves emit from the source S, okay, when light waves emit from the source S falls on the lens, and make a plane wavefront. प्लेन वेवफ्रंट बना दी उन्होंने. मेक प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है. दिस प्लेन वेवफ्रंट फर्दर फॉल्स ऑन द स्लिट S1 and S2. This plane wavefront falls on the slit S1 and S2, ठीक है. नाउ ये दोनों क्या करेंगे, अभी S1 and S2 किसका काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का. फोर्थ पॉइंट, S1 and S2 acts as a secondary source of light. Emits waves in all possible direction. डायरेक्शंस. ये सारी वेव्स एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेगी. These waves interfere with each other. स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ कर दो बच्चों. each other and one pattern is observed on the screen. स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न मिला, ठीक है. हाँ, वो पैटर्न कौन सा था, डार्क ब्राइट, है ना. तो जहां पे when crest coincide with crest
and trough coincide with trough. Trough coincide with trough. Trough coincide with trough. Then intensity is maximum. Intensity is maximum called as bright fringe. Intensity is maximum. ठीक है, इसको कहा गया called as bright fringe. Bright fringe. ठीक है, उसके बाद बच्चों 7th point, crest coincide with trough and trough coincide with crest. When crest coincide with trough, coincide with trough, and trough coincide with crest, trough coincide with crest, then intensity is, next पेज पे लेते हैं, ठीक से चल रहा है ना सब कुछ, then intensity is minimum. ऐसे ही बच्चों एक्सप्लेन करोगे हाँ एग्जाम में, intensity is minimum called as dark fringe. Called as dark fringe. ठीक है, एक ब्राइट फ्रिंज है, एक डार्क फ्रिंज है. नेक्स्ट पॉइंट कितने नंबर का? 8 नंबर का. In this way, alternately dark, alternately bright, dark, bright, dark fringes are observed and the whole pattern is called as interference pattern. In this way, alternately bright and dark fringes are observed. Fringes are observed on the screen. Fringes are observed on the screen. The whole pattern is called interference pattern. ऐसे आप लोग लिखोगे बच्चों, सेम टू सेम. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. देन हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. अभी कंडीशंस उसकी क्या है. तो बच्चों ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन था. अभी देखो यहाँ पे और एक बात हम लोग स्टडी करने वाले हैं. आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट. अब इसी से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर स्टार्ट होता है. मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कंडीशंस फॉर ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड डिफाइन फ्रिंज विड्थ. मतलब क्या कि मान लो यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, एक डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ऐसे अल्टरनेटली डार्क ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे फॉर्म हो रही है. बट उन्होंने मान लो आपको बोला कि 4th ब्राइट फ्रिंज है, उसका डिस्टेंस निकालो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो सेंटर से. ऐसे आपको बोला गया 4th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालो. मतलब मान लो यहाँ पे एक ऐसी सेंटर ब्राइट है, सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है. उसके बाद आती है डार्क फ्रिंज, उसके बाद आती है ब्राइट फ्रिंज, फिर आती है डार्क फ्रिंज. ओके, अब उन्होंने आपको बोला कि ये सेंटर ब्राइट से 3rd नंबर की जो डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस निकालो. ऐसे उन्होंने बोला 3rd नंबर की डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालो. तो हम कैसे निकालेंगे 3rd नंबर की डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से? तो
तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, एक फॉर्मूला है, वो हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। बस वहाँ थर्ड नंबर की डार्क फ्रिंज है तो n=3 पुट करेंगे एंड देन वो फॉर्मूला यहाँ पे फाइनल करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बस इसका डेरिवेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना है, देखो ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं पढ़ती, कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है उसको एक्सप्लेन करो, उसको डिराइव करो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसका डेरिवेशन है वो हम लोग देखेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे और कुछ सवाल भी है इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा बच्चों। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 स्लिट्स ली है, एक S1 सोर्स लिया है एंड एक S2 सोर्स लिया है। S1 एंड S2 2 सोर्सेस लिए हैं। ये दोनों सोर्सेस के आगे, जैसे वो सोर्सेस से S1 एंड S2 स्लिट है वही हमने यहाँ पे लिया है। उसके आगे हमने एक स्क्रीन रखी है AB, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, D जितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन हमने रखी है। और इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, ठीक है। अब यहाँ पे O पॉइंट से इस P पॉइंट के यहाँ पे हमने एक पाथ डिफरेंस 0 वाला रे कंसीडर किया। मान लो यहाँ पे अभी स्लिट से तो बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे हमने 2 रेज उठाए जिनका पाथ डिफरेंस क्या है, 0। सभी पाथ डिफरेंस 0 वाले रेज जो है वो यहाँ से निकलेंगे और इस पॉइंट पे रीच करेंगे। सभी पाथ डिफरेंस 0 वाले रेज, मतलब ये सारे रेज यहाँ से निकलेंगे एंड एक पॉइंट पे यहाँ रीच करेंगे। मान लो इस P पॉइंट पे रीच किया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो सारे रेज है वहाँ पे रीच करेंगे, जहाँ पाथ डिफरेंस 0 है वहाँ पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लाइट मिलेगा। फिर इसी पॉइंट से, इस P पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब कितने डिस्टेंस पे, y जितने डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया Q। वो आइदर ब्राइट रहेगा या फिर डार्क रहेगा, वो डिपेंड्स ऑन कि कौन सी वेव्स वहाँ पे रीच कर रही है। तो वो Q पॉइंट हमने कंसिडर किया, कंसिडर पॉइंट Q विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर पॉइंट P। P के सेंटर पॉइंट से वो Q जितने y जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ से कुछ पाथ यहाँ ट्रैवल कर रहा है, देखो S1Q एंड S2Q ये पाथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये S1Q जो है वो छोटा पाथ है एंड S2Q जो है वो बड़ा पाथ है, जो कि यहाँ देखो कितने पाथ डिफरेंस से चल रहा है। मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि ये डेल्टा L जितने पाथ डिफरेंस से चल रहा है, ठीक है। तो ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, दोनों वहाँ पे रीच कर रहे हैं, ओके। अब ये Q पॉइंट जो है, अब देखो यहाँ S1 एंड S2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों स्लिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, D जितना डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ S1M एंड S2N परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया, D/2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना आया, D/2। तो ऐसे 2 डिस्टेंसेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ y, ये डिस्टेंस कितना हुआ y, और यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, y माइनस D/2, क्योंकि ये टोटल y है उसमें से D/2 माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस मिलेगा y माइनस D/2। और यहाँ पे देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, y प्लस D/2, कितना डिस्टेंस है, y प्लस D/2, क्योंकि यहाँ ये इतना y उसके अंदर हमने D/2 ऐड किया तो ये y प्लस D/2 बनेगा, और ये कितना बनेगा, दैट इज़ y माइनस D/2। ऐसे हम लोग डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग किसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पाथ लेंथ का, मतलब ये डेल्टा L का फॉर्मूला हम पहले डिराइव करेंगे। डेल्टा L का यूज़ करके हम लोग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशंस है वो निकालेंगे, ठीक है। ऐसा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले डायग्राम में जो जो दिख रहा है बच्चों उसको आप कंस्ट्रक्शन एज अ कंस्ट्रक्शन ठीक से लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कंसिडर 2 सोर्सेस ऑफ लाइट S1 एंड S2, कंसिडर 2 sources of light S1 and S2, okay. Let D is equal to distance between these 2 sources, okay. Capital D is equal to distance
ऑफ स्क्रीन एंड सोर्सेस, ठीक है, बिटवीन टू सोर्सेस। उसके बाद क्या लिया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर S1M and S2N which having path difference 0 on the screen. Draw S1M, यहाँ पे लिखो draw S1M and S2N perpendicular to AB having path difference 0, उनका path difference कितना है 0, having path difference 0, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया विच इज डिस्टेंस y फ्रॉम द P। थर्ड पॉइंट, कंसिडर पॉइंट Q which is at a distance y from the point P, from the center point P। सेंटर पॉइंट कौन सा है, P, जो कि ब्राइट ही रहेगा, जहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ऑब्वियसली हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा। सेंटर ब्राइट पॉइंट, ऐसे लिखो, सेंटर ब्राइट पॉइंट P, ठीक है, सेंटर ब्राइट पॉइंट P। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने बच्चों। ये डिस्टेंस कितना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर S1K, ओके, देन पाथ लेंथ डेल्टा L इज व्हाट, पाथ लेंथ हियर। फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ S1K which is perpendicular to S2Q having path length delta L, ओके। तो ये सारी बातें आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्या करती हूँ, आपको दो ट्रायंगल, पहले डेल्टा एल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे बच्चों, फिर डेल्टा एल का फॉर्मूला डिराइव होने के बाद फिर हम लोग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो कंडीशंस है ना वो मैं आपको बताती हूँ। 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है बच्चों आपको ये, ठीक है। चलते हैं, अभी पाथ डिफरेंस हम लोग यहाँ पे अभी पहले ड्रॉ करेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एन, पाथ डिफरेंस डेल्टा एन, ठीक है। देखो अब इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने वाले हैं। कौन सा S1MQ एंड S2NQ, ये दो ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फर्स्ट कंसिडर ट्रायंगल S1MQ, बस पहले S1MQ ही कंसिडर करते हैं। उसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ठीक है। S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ठीक है। देखो S1Q स्क्वायर एज इट इज रहने दो, S1M कितना है बच्चों, दैट इज D, एंड MQ कितना है y माइनस D/2, तो वैल्यू पुट करो। S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस, हमें डेल्टा एल निकालना है, बस इतना याद रखो, y माइनस D/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अभी सेम हम लोग किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए। वो नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने आपको कौन सा बताया, दैट इज S2NQ, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, कंसिडर ट्रायंगल S2NQ, इसमें भी क्या आएगा, देखो सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। S2Q स्क्वायर इज इक्वल टू S2N प्लस NQ स्क्वायर,
S2Q स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। अब देखो ये भी D है, ये Y प्लस D है ना, चेक कर सकते हैं आप लोग। दैट इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा L निकालना है ना आपको। तो डेल्टा L देखो क्या है, ये S2Q में से अगर मैं S1Q, ये रे एंड यहाँ से यहाँ तक का रे सेम है, तो इसमें से ये टोटल रे में से देखो यहाँ पे, ये टोटल रे में से अगर मैं इतना रे माइनस कर देती हूँ, इतना रे अगर माइनस करती हूँ तो ये बचता है S2Q माइनस S1Q अगर किया तो डेल्टा L मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, इक्वेशन 2 माइनस 1 हम लोग करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या रहेगा, S2Q स्क्वायर माइनस S1Q स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस S1Q क्या आएगा, D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो अब इसमें से D स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है, y प्लस D/2 ब्रैकेट स्क्वायर y माइनस D/2 ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो। क्या है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। S2Q प्लस S1Q इंटू S2Q माइनस S1Q, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाला, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू D/2 प्लस D स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस, सेम यहाँ माइनस है, अभी प्लस मत लिखो, यहाँ माइनस लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, माइनस यहाँ पे आएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू D/2 प्लस D स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सेम हमने फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई किया, माइनस था इसलिए, आपको याद है ना, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, या फिर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, ये y स्क्वायर माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर दो, y स्क्वायर 2 गेट कैंसल प्लस yd प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 कैंसल yd, ये माइनस प्लस माइनस बनेगा d स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, d स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो रहा है, दैट इज इक्वल टू yd प्लस yd कितना रहेगा, 2yd। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको मैं क्या करती हूँ, इधर शिफ्ट करती हूँ, ये पाथ डिफरेंस है तो इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, S2Q माइनस S1Q इज इक्वल टू 2yd डिवाइड बाय ये S2Q प्लस S1Q आएगा। ठीक है, S2Q माइनस S1Q कितना है, डेल्टा L, हमने देखा इसमें, मैंने आपको बताया ना डेल्टा L कैसे होता है, ये 2yd एज इट इज़ रहेगा 2yd, और ये क्या है देखो बच्चों, S2Q प्लस S1Q। एक मिनट है, डायग्राम की तरफ जाते हैं पहले हम लोग, डायग्राम देखो यहाँ पे, यहाँ S1Q एंड S2Q जो है ये दोनों नियरली इक्वल टू सेम है बच्चों, क्योंकि ये बहुत दूर का डिस्टेंस नहीं है, दोनों नियरली इक्वल टू सेम है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, d ही आएगा, दोनों नियरली इक्वल टू सेम है तो दोनों का डिस्टेंस कितना d ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, S2Q is nearly equal to S1Q and that is equal to D, ये कितना है D। अगर मैं ये D यहाँ पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा L इज इक्वल टू 2yd डिवाइड बाय ये D प्लस D कितना आएगा, 2yd डिवाइड बाय 2D आएगा। ठीक है, मतलब 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, डेल्टा L इज इक्वल टू yd अपॉन पाथ डिफरेंस, डेल्टा L इज इक्वल टू
पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद उसका प्रीवियस जो है उसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, है ना। ये हमने क्या निकाला यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। देखो तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। एक सेकेंड, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के नोट डाउन कर लो। तो बच्चों लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने। क्वेश्चन में बताया है कि कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस क्या रहेगी। मतलब हमें ये y निकालना है। अगर मान लो ये Q पॉइंट जो है वो डार्क है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और मान लो ये Q पॉइंट अगर डार्क है या फिर ब्राइट है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें कंडीशन देनी है। तो दोनों कंडीशंस हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि ये जो Q पॉइंट है वो ब्राइट है। इफ पॉइंट Q इज अ ब्राइट पॉइंट, पॉइंट Q इज अ ब्राइट पॉइंट। ये जब ब्राइट होता है बच्चों, ये अगर ब्राइट रहेगा तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो कितनी रहेगी। देखो ब्राइट रहेगा, इसका मतलब एक तो देखो वेवलेंथ आपको पता है, वेवलेंथ हम लोग किसको कहते हैं, वेवलेंथ मतलब ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। तो अगर ये ब्राइट पॉइंट है बच्चों, इसका मतलब क्या कि एक तो ये एक वेव जो है वो दोनों एक तो साथ में स्टार्ट हुई है, दोनों वेव जो है वो साथ में स्टार्ट हुई है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब कौन सी वेव, देखो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कौन सी वेव्स, यहाँ से पास होने वाली वेव्स। मान लो ये दोनों भी जो है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0। मतलब इसका मतलब क्या, ये अगर 0 से स्टार्ट हुई तो ये भी 0 से स्टार्ट हुई है, ऐसे उसका मीनिंग है। दोनों साथ में चल रही है। या फिर इसका एक वेव कंप्लीट हो चुका है फिर ये वेव स्टार्ट हुई, ऐसे उसका मीनिंग है। या फिर इसके दो वेव कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी दो वेव कंप्लीट हो चुकी है फिर ये वेव स्टार्ट हुई। मतलब एक तो पाथ डिफरेंस 0 का रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो पाथ डिफरेंस दोनों स्टार्ट हुई 0 से, या फिर ये यहाँ तक गई फिर ये स्टार्ट हुई, है ना। इसका मतलब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 1 का। या फिर ये यहाँ तक गई फिर ये स्टार्ट हुई, इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना है, 2। जब ब्राइट पॉइंट रहेगा तो उस वक्त पाथ डिफरेंस एक तो 0 लैम्डा हो सकता है, 1 लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, अप टू n लैम्डा हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट Q ब्राइट है तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होगा, एक तो 0 लैम्डा, एक तो 1 लैम्डा, एक तो 2 लैम्डा, अप टू n लैम्डा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डायरेक्टली डेल्टा L इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2n इंटू लैम्डा बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, लैम्डा बाय 2 का भी डिफरेंस हो सकता है ना, तो 2n इंटू लैम्डा बाय 2 ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक्चुअली अभी कंडीशन निकालनी है। तो अभी देखो क्या करना है बच्चों, अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। देखो अब मैंने मान लो यहाँ पे कंडीशन निकाली, डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। तो यहाँ डेल्टा एल की जगह पे ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, मुझे y निकालना है, फॉर्मूला किसका निकालना है, y का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा, n इंटू लैम्डा, ये d इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा कैपिटल D, डिवाइड बाई ये d इस साइड आके डिवाइड होगा स्मॉल d। ठीक है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू लैम्डा d अपॉन d, वेयर n इज इक्वल टू क्या आएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मतलब देखो बच्चों, उन्होंने बोला कि सेंट्रल पॉइंट से, मतलब ये सेंट्रल ब्राइट है, कौन सा, ये वाला, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है। इस सेंट्रल ब्राइट से ये Q पॉइंट फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऐसे उन्होंने बोला। मतलब देखो यहाँ पे आपको ऐसी डायग्राम में बताती हूँ, ये है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है,
ये है आपका सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है। उसके बाद क्या आएगी, डार्क फ्रिंज आएगी, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर डार्क, वापिस सेकेंड ब्राइट, फिर डार्क, वापिस थर्ड ब्राइट। ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। उन्होंने बोला कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालो, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट से, मतलब यहाँ से। तो आप क्या करोगे, आप बस इस n की जगह पे 3 पुट करोगे, n की जगह पे 3 पुट करोगे और हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा आपके पास रहेगा क्योंकि लाइट आपने ही दिया है, d आपके पास रहेगा, स्मॉल d आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सभी वैल्यूज आपके पास है। आप बस यहाँ n की जगह पे 3 इंटू लैम्डा d अपॉन d पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे ऐसे। ये किसके लिए हुआ, दिस इज फॉर द ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसे ही हमें किसके लिए निकालना है, डार्क फ्रिंज। तो ये कंडीशन है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज from central bright fringe, nth bright fringe from central bright fringe। सेंट्रल ब्राइट से nth का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ब्राइट के लिए लैम्डा d अपॉन d ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग किसके लिए निकालेंगे, डार्क के लिए। तो डार्क के लिए यहाँ क्या चेंज होगा, देखो ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है, वो क्या रहेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो कैसे, इसको रफ कर देते हैं। सेकेंड, ये इसको हम लोग पॉइंट नंबर देते हैं। यहाँ पे कितना पॉइंट हुआ था, 2 पॉइंट तक हुआ था ना, इसको मैं 3 पॉइंट बोलती हूँ और आगे जो लिखूंगी वो 4th पॉइंट रहेगा। मान लो पॉइंट Q इज अ डार्क पॉइंट है, इफ पॉइंट Q इज अ डार्क पॉइंट, पॉइंट Q जो है वो क्या है, एक डार्क पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा L क्या बनेगा, देखो डार्क पॉइंट के लिए डेल्टा L हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है, वैसे डार्क पॉइंट के लिए आएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये याद रखो। अब डेल्टा L की वैल्यू वापस वही एज इट इज यहाँ पुट कर दो, क्या है, y इंटू डी अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, y, ये d और ये d इधर शिफ्ट करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D, लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई 2 इंटू d, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलता है, दिस इज द कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक मिनट स्लाइड में चेंज कर लेती हूँ। देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पहले उधर लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा d अपॉन d। वैसे ये भी फॉर्मूला चलेगा बच्चों, बट 2d है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 में कैंसिल करने के लिए क्या करती हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन निकालती हूँ। 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो n माइनस 1 बाई 2 आएगा, n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा d अपॉन d। तो ये मुझे मिलता है, दिस इज अ कंडीशन फॉर, ये वाला और ये दोनों फॉर्मूले चलेंगे, दिस इज a condition for nth dark fringe, this is the condition for nth dark fringe, okay। ये nth dark fringe की कंडीशन
और ये nth ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, कौन सी वाली, ये वाली, तो दोनों भी याद रखनी है बच्चों। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि n सेकेंड सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज निकालो, तो आप यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ठीक है। उन्होंने बोला सेंट्रल ब्राइट से थर्ड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करोगे। थर्ड बोला तो n की वैल्यू 3, 2 बोला तो n की वैल्यू 2, डार्क के लिए बोला तो ये फॉर्मूला, ब्राइट के लिए बोला तो ये फॉर्मूला, ये दिमाग में फिट कर लो। डार्क के लिए बोला तो ये फॉर्मूला, ब्राइट के लिए बोला तो ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पाथ लेंथ बोला तो डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज द फ्रिंज विड्थ क्या होता है। पहले आप इसको नोट डाउन करो, 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अभी फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ देखो क्या है अभी, फ्रिंज विड्थ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, फ्रिंज विड्थ देखो अभी क्या है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है कि दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये एक ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद डार्क फ्रिंज है, उसके बाद ब्राइट है, वापस डार्क है। तो देखो ये सेंट्रल ब्राइट है और ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकेंड ब्राइट है ना। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करती हूँ मैं, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ताकि 2 फ्रिंजेस मुझे लेते आएगी। ये एक है, ये एक है, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकेंड ब्राइट, ठीक है। सेम इधर भी फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट। मैंने आपको बोला कि ये 2 फ्रिंजेस है ना, ब्राइट ब्राइट वाली, उन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालो, मतलब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो इसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। मतलब ये देखो, ये अभी कौन सा है, सेंट्रल ब्राइट, फिर ये फर्स्ट डार्क, ये सेकेंड डार्क, ठीक है। तो ये डार्क के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालो, एंड ये ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालो। ये अगर आपको निकालने के लिए बोला फ्रिंज विड्थ, तो वो सेम रहती है बच्चों दोनों के लिए, डार्क के लिए भी एंड ब्राइट के लिए भी, दोनों के लिए सेम होती है। मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव डार्क और एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। इक्वल होती है क्या, चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, अभी डिराइव किया ना फॉर्मूला। ब्राइट के लिए y इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा डी अपॉन डी है, तो वो पुट करो n इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। अब मान लो मैं y1 निकालती हूँ, y1 कितना आएगा, यहाँ n की जगह पे 1 आएगा, 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। सिमिलरली y2 कितना आएगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, 2 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। तो फ्रिंज विड्थ हम w से डिनोट करते हैं, w इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, ऐसे ही निकालेंगे दोनों का डिस्टेंस। तो y2 कितना है यहाँ पे, 2 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी माइनस 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। 2 में से 1 गया, कितना बचा, लैम्डा डी अपॉन डी। मतलब देखो फ्रिंज विड्थ फॉर ये सबके लिए इक्वल रहेगा बच्चों, हर एक फ्रिंज विड्थ सक्सेसिव 2 फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना रहेगा, लैम्डा डी अपॉन डी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मिनट है बच्चों, आई थिंक कैमरा में कोई तो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। नाउ इट इज ओके। देखो तो W इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी है, सेंट्रल ब्राइट के लिए, हाँ ये ब्राइट के लिए हमें क्या फॉर्मूला मिला, लैम्डा डी अपॉन डी। ऐसे हम लोग अभी डार्क के लिए निकालेंगे। डार्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सोचो जरा, 2 फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, डार्क के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे ही हमने यहाँ पे n लैम्डा डी अपॉन डी लिया है, वैसे वहाँ पे क्या होता है, दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे फॉर अ डार्क फ्रिंज। ये नहीं लिखना बच्चों, एक्चुअली आपको ये डेफिनेशन लिखने, डेफिनेशन बस करो आप लोग, और उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे आया ये मैंने आपको बताया, बाकी इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो डार्क फ्रिंज देखो यहाँ पे क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला बताया, y इज इक्वल टू
2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी, ठीक है। तो हाँ 2d है यहाँ पे। अभी n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या आएगी, देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए 2 इंटू एन की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 माइनस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। तो ये कितना होगा 2 माइनस 1 इज 1 आएगा, तो ये बनेगा लैम्बडा डी अपॉन 2d, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए करते हैं। अभी सेकेंड के लिए यहाँ 2 इंटू 2 बनेगा माइनस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 मतलब ये बनेगा 3 लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो क्या मिलेगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंस करो 3 लैम्बडा डी अपॉन 2d माइनस लैम्बडा डी अपॉन 2d। दोनों में से 3 में से एक गया है तो कितना बचेगा, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बिकम्स लैम्बडा डी अपॉन 2d। 3 में से एक गया तो 2, तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल और यहाँ पे हमें मिलता है लैम्बडा डी अपॉन डी। मतलब फ्रिंज विड्थ देखो डार्क के लिए भी सेम मिल रही है बच्चों एंड ब्राइट के लिए भी सेम मिल रही है। तो क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क और एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल एंड दैट इज नथिंग बट द फ्रिंज विड्थ। तो देखो ये ब्राइट के लिए भी सेम मिल रही है, डार्क के लिए भी सेम मिल रही है। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से लर्न करोगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या है फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ इंपॉर्टेंट करो, इस फॉर्मूले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू होता है लैम्बडा डी अपॉन डी। देखो इसके ऊपर लास्ट 2022 में 2-3 सवाल आए थे, लैम्बडा डी अपॉन डी, मतलब हर एक सेट में इसके ऊपर सवाल था। तो यहाँ लैम्बडा क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। वेवलेंथ इसके अंदर एक तो आपको एंगस्ट्रॉम में दी रहेगी या फिर आपको मीटर में दी रहेगी, तो वो फॉर्मूला आपको लैम्बडा के लिए लेना है, वो वैल्यू आपको लैम्बडा के लिए लेना है। डी क्या है यहाँ पे, कैपिटल डी, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन का डिस्टेंस सोर्स से, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन, ओके, सोर्स टू स्क्रीन। उसके बाद स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये याद रखो, ये स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के लिए, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सो ये जो फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड मैंने बताई है उसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया बच्चों, अभी ये हमने ब्राइट का पाथ डिफरेंस के इसमें, मतलब एक मिनट मैं आपको ये सब कुछ है ना लिख के ही देती हूँ। फ्रिंज विड्थ हो गया ये, देखो क्या क्या स्टडी किया हमने, एक बार मैं बताती हूँ आपको। हमने देखा कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एल कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है लैम्बडा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया पाथ डिफरेंस का। उसके बाद हमने देखा कि फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए y कितना होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन मतलब y इज इक्वल टू कितना होता है n इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इससे मुझे n की वैल्यू देखो क्या मिलती है, n इज इक्वल टू y इंटू डी, इसको इधर शिफ्ट करो y इंटू डी और ये लैम्बडा इंटू डी बनेगा, ठीक है, n के लिए। इसको याद रखो बच्चों क्योंकि मैं इसको यूटिलाइज करने वाली हूँ अभी। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज, इसके लिए y की वैल्यू क्या होती है 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d होता है ना। और इसी को हमने कैसे लिखा, एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला तो लिया ही, ठीक है रहने दो, और एक फॉर्मूला हमने लिया कौन सा, बिना 2 का, मतलब y इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी, ये भी फॉर्मूला लिया हम लोगों ने, है ना, यही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मुझे n माइनस 1/2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू मिलेगा y इंटू डी डिवाइड बाई लैम्बडा इंटू डी। तो अगर डार्क फ्रिंज आती है तो हम इस जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं
और ब्राइट आती है तो n की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। देखो इसको मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ आगे जाके, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब बच्चों ये जो है ये पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस के फॉर्म में दोनों वेव साथ में चल रही है कि नहीं चल रही है, या कितने पाथ डिफरेंस से वो चल रही है, ये हमने देखा डिस्टेंस के फॉर्म में, मतलब कितने आगे पीछे है, एक ज़्यादा आगे जा रही है एक पीछे है, या फिर दोनों साथ में चल रही है। पाथ डिफरेंस इसी को कहते हैं ना। पाथ डिफरेंस मतलब मान लो ये दोनों यहाँ से निकली, ये वेव जब यहाँ तक गई फिर ये वेव स्टार्ट हुई, इसको पाथ डिफरेंस बोला जाता है। तो यहाँ किसका डिस्टेंस का सेपरेशन है। अब अगर मुझे इसी को फेज के फॉर्म में लिखना है, फेज मतलब ये वेव का एंगल कितना है 0, ये वेव का पाई है, ये वेव का 2 पाई है, ये जब 2 पाई तक गई तब ये स्टार्ट हुई, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई का। समझ में आ रहा है। और अगर ये ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फेज डिफरेंस कितना रहेगा एंड डार्क फ्रिंज के लिए ये फेज डिफरेंस कितना रहेगा, उसकी अभी हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अभी ब्राइट के लिए एंड डार्क के लिए ये क्या रहेगा। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस क्या रहेगा, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन। किसका रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। कितना है देखो, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन होता है बच्चों, मतलब यहाँ डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस, फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, एंड डेल्टा एल होता है पाथ डिफरेंस। फेज मतलब एंगल के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में दोनों वेव कितनी आगे पीछे चल रही है, और पाथ मतलब एंगल के फॉर्म में दोनों वेव कितनी आगे पीछे चल रही है। तो पाथ डिफरेंस देखो, पाथ डिफरेंस क्या आएगा, मान लो एक वेव यहाँ तक गई फिर ये दूसरी वेव स्टार्ट हुई, तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है लैम्बडा, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है डेल्टा एल कितना है लैम्बडा। अभी यहाँ इसके लिए ये कितना है लैम्बडा, और दोनों का फेज अगर देखा जाए तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। फेज डिफरेंस है 2 पाई एंड पाथ डिफरेंस है लैम्बडा। तो देखो ये डिस्टेंस के फॉर्म में, ये एंगल के फॉर्म में, तो दोनों का रिलेशन अगर देखा जाए तो ऐसे आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। तो देखो अभी यहाँ पे इसी को अच्छे से लिखना है। देखो रिलेशन बिटवीन, अब मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ब्राइट फ्रिंज की वजह से। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, वहां पे ब्राइटनेस रहेगा, क्रेस्ट कोलाइड ऑन क्रेस्ट, ट्रफ कोलाइड ऑन ट्रफ, मतलब यहाँ ब्राइटनेस आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों वेव साथ में चल रही है, एक का जब क्रेस्ट चल रहा है तो दूसरी का भी क्या चल रहा है, क्रेस्ट ही चल रहा है, एक का ट्रफ तो दूसरी का भी ट्रफ ही चल रहा है। दोनों के अंदर फेज डिफरेंस एक तो 0 आएगा, एक तो 2 पाई आएगा, एक तो 4 पाई आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें निकालनी है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए, देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या आएगी, देखो इंटरफेरेंस, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट करती हूँ, तो क्या मिलेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और डेल्टा एल की जगह पे लिखो y इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, y इंटू डी डिवाइड बाई लैम्बडा इंटू डी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। तो देखो यहाँ पे n का फॉर्मूला क्या है, y इंटू डी डिवाइड बाई लैम्बडा इंटू डी। ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये किसका है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो n का फॉर्मूला इसकी जगह पे n पुट करो, तो ये क्या बनेगा, इसकी जगह पे मैंने n पुट किया तो मुझे डेल्टा फाई कितना मिलता है
डेल्टा फाई इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है वेयर n इज इक्वल टू क्या रहेगा, n इज इक्वल टू रहेगा +-0 या फिर +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये n की वैल्यू मुझे मिलेगी किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सेम अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। थर्ड पॉइंट देखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या आएगा देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एल, ये वापस वही फॉर्मूला बच्चों, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कौन सा पॉइंट, डार्क पॉइंट, डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें 2n-n-1/2 इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा डी बाय, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n-1/2, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू मिलेगा n-1/2 इंटू 2 पाई, ठीक है। ये मुझे मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ n की वैल्यू +-1, 0 नहीं आएगा क्योंकि सेंट्रल ब्राइट नहीं है, सेंट्रल डार्क है। तो सेंट्रल डार्क के लिए यहाँ 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, n इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड सो ऑन। क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर में क्या लेते हैं, ब्राइट ना, तो ये हमेशा 0 की जगह पे कौन आ रहा है, ब्राइट। तो डार्क के लिए यहाँ 0 नहीं आएगा, हमेशा ब्राइट आता है, इसलिए मैंने ये ब्राइट में लिया। फिर उसके बाद आता है डार्क, फिर उसके ये फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चों ये कंडीशन से किसकी फेज डिफरेंस के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो फेज डिफरेंस के फॉर्म में आप लोग ये लिखोगे, एंड ये फेज डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो ये फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पाथ डिफरेंस के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला, दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस के फॉर्म में, दिस इज फॉर डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस के फॉर्म में। लैम्डा डी आ रहा है यहाँ पे और यहाँ एंगल आ रहा है, ये एंगल के फॉर्म में एंड ये पाथ के फॉर्म में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे का टॉपिक लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। भी उसके बाद देखो ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, इसका एक अगर मैं कॉमन टेबल आपको देना चाहूँ तो दोनों का एक डिफरेंस बनेगा, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो वो टेबल अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिफरेंस देखो क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। मतलब दो वेव्स का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, सम होता है दोनों इंडिविजुअल वेव के। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर एक का क्रेस्ट एक पॉइंट के ऊपर कोलाइड हो रहा है और दूसरे का भी क्रेस्ट कोलाइड हो रहा है, एक का एम्पलीट्यूड मान लो A1 है, दूसरे का A2 है, तो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलता है, A1 + A2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की एडिशन करते हैं, A1 + A2। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एक सेकेंड है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस होना चाहिए, गलती से वो प्लस आ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए। देखो क्या, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। डिस्ट्रक्टिव में डिफरेंस होता है क्योंकि देखो, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पार्टिकल के ऊपर डिस्ट्रक्टिव में एक क्रेस्ट आ रहा है, दूसरा टर्फ आ रहा है, तो इसका प्लस इसका माइनस, ये +A1 ये -A2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, +A1 -A2, उतना करेक्शन कर लो। उसके बाद एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस है, मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, दोनों का एम्पलीट्यूड लेता है वो, मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम, बट यहाँ पे द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम। एम्पलीट्यूड ये तो अगर दोनों का सेम है ना तो वो ऊपर भी जाएगा नहीं, नीचे भी जाएगा नहीं, 0 पे रहेगा, और यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज एन इवन मल्टीपल, देखा हमने डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 2n इंटू λ/2 लिया ना, तो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है ना।
वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, ऑड इंटीग्रल, मतलब 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इसमें फेज डिफरेंस का भी आ सकता है बच्चों, डेल्टा फाई का। और पाथ फेज डिफरेंस का क्या पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, बोलूँ मैं आपको। देखो फेज डिफरेंस हमने क्या लिया, फेज डिफरेंस हमने लिया डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू 2 पाई लिया यहाँ पे, है ना। और इसका कितना लिया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू n-1/2 इंटू 2 पाई, एग्जैक्टली राइट ना। ये n इंटू 2 पाई, एक सेकेंड ना, लेट मी चेक दिस, n इंटू 2 पाई लिया और ये कितना है, n-1/2 इंटू 2 पाई, n-1/2 इंटू 2 पाई। तो ये दोनों का डिफरेंस, फेज डिफरेंस का भी एक पॉइंट सेपरेट बन सकता है यहाँ पे। उसके बाद क्रेस्ट ऑफ और ट्रफ ऑफ टू वेव्स आर कोइंसाइड। मैंने क्या बोला, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, या फिर ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये टेबल बच्चों 4 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं। वैसे और भी आप लोग कुछ ऐड कर सकते हो, तो ये ऐसे इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट, वो है व्हेन टू लाइट वेव्स, क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी इंटरफेयर। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये सब पॉइंट वाइज ही है बच्चों, बस मैं उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा आपको करना है बच्चों, ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस हिसाब से पढ़ो आप, है ना। पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, जितना मैं बता रही हूँ ये सारे टॉपिक्स आपके बुक में है, इसका मतलब कौन से भी टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से करो, है ना। तो इस टॉपिक, इसके बाद तुरंत ये टॉपिक आता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी इंटरफेयर, find the resultant intensity of the waves and discuss resultant intensity of two waves interfere in phase and out of phase। इसकी 2 केसेस भी हमें डिस्कस करनी है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, मतलब एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के ऊपर 2 वेव्स रीच कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव मैंने पढ़ा है आपको, जस्ट लाइक दैट। 2 वेव्स यहाँ रीच कर रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, दोनों वेव्स इस पॉइंट के ऊपर रीच कर रही है। मान लो ये P पॉइंट है। एक वेव का इक्वेशन हम लोग लेते हैं, E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, और ये वेव दोनों का फेज डिफरेंस थोड़ी ना सेम रहेगा, दोनों सेम एंगल से चलेंगे क्या, नहीं, आगे पीछे हो सकता है। एक बहुत जोर से भाग रही है, एक धीरे धीरे चल रही है। E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, E0 साइन, मान लो इनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये दोनों वेव P पॉइंट पे एट ए टाइम रीच कर रही है, दोनों इंटरफेयर करेगी, मतलब हमें दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू क्या निकालना है, E1 प्लस E2। देखो तो यहाँ पे सपोज, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सपोज टू वेव्स रीच एट अ पॉइंट P simultaneously then E इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा t, पहली वेव का इक्वेशन, एंड दूसरी वेव का इक्वेशन E2 इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर द रिजल्टेंट वेव, दोनों की मिला के वेव क्या मिलेगी, रिजल्टेंट वेव इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करो। E इज इक्वल टू E1 कितना है, E0 साइन ओमेगा t प्लस E2 कितना है, E0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अब यहाँ पे E0 दोनों का कॉमन निकालो, कितना आता है, E0 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रहेगा साइन ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला,
साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्या आएगा देखो, क्या बनेगा, E इज इक्वल टू E0, यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी मतलब ओमेगा टी माइनस 5, माइनस माइनस बिकम्स नो, दोनों माइनस आएंगे है ना, दोनों के बीच में क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे भी प्लस है ना मतलब माइनस ही आएगा, -5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना बनेगा, 2 ओमेगा टी बनेगा, मतलब क्या बनेगा, दूसरा ही स्लाइड मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पे बैठेगा नहीं वो। देखो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2E0 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी गेट कैंसल, -5/2 यहाँ बचता है, -5/2। ठीक है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, उसको मैं प्लस थीटा ले सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, E इज इक्वल टू 2E0 साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 प्लस 5/2। क्या किया मैंने, 2 को सेपरेट किया दोनों डायरेक्शन में, 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 5/2 इंटू, यहाँ माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस 5/2 भी मैं ले सकती हूँ। तो ये 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, इसको मैं इस साइड लेती हूँ, तो E इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2E0 cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो बच्चों यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ एम्पलीट्यूड कौन है, देखो यहाँ एम्पलीट्यूड है हमारा 2E0 cos 5, पूरा एम्पलीट्यूड आ रहा है। इन दिस एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू क्या होता है, जब दो वेव एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करती है ना, दोनों का मिला के जो ये इक्वेशन मिलता है, तो उसका जो पहला कॉस का रिलेशन है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड ए, स्टेशनरी वेव याद है ऑसिलेशन चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत रिलेट करता है बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, तो एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 2E0 cos 5/2 बनेगा, है ना, 2E0 cos 5/2, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर देखो, इनिशियली मान लो, इनिशियली I0 इज इक्वल टू क्या होता है, I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, E0 स्क्वायर रहेगा, है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड कौन है इनिशियली हमारा E0, बट अभी E0 है क्या, नहीं, एक वेव के लिए E0 है, बट दो वेव्स कंबाइन होके इसका एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट P पे अलग रहेगा, तो क्या रहेगा, ये एट द पॉइंट P का एम्पलीट्यूड है, तो वो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P कितनी रहेगी, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P कितनी रहेगी, IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितनी है, इसको इसका स्क्वायर करो, कितना, 2E0 cos 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, E0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे देखो अभी, तो मुझे यहाँ इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, ये रिलेशन मिल रहा है, बट उन्होंने क्या बोला है, देखो ये तो रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, इसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहेंगे, बट क्वेश्चन देखो क्या है, आगे पढ़ो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल, आगे उन्होंने क्या पूछा है, डिस्कस रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। अगर इन फेज है बच्चों तो एंगल अलग रहेगा, तो अभी लेते हैं केस वन इन फेज, इफ टू वेव्स आर इन फेज
मतलब दोनों के अंदर फेज डिफरेंस 0 है ना। टू वेव्स आर इन फेज मीन्स फाई की वैल्यू कितनी है 0। अगर फाई 0 तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर दोनों वेव्स इन फेज है तो हमें पता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। देखते हैं क्या आती है। तो आईपी देखो कितना आएगा, आईपी इज इक्वल टू 4E0 स्क्वायर इंटू कॉस 0, कॉस स्क्वायर 0 मतलब ये 1 मतलब ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 4E0 स्क्वायर। तो बच्चों आईपी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बनता है। मतलब अगर दोनों वेव इन फेज है तो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी। अब देखते हैं आउट ऑफ फेज के लिए क्या रहेगा। आउट ऑफ फेज के लिए सेकेंड केस, केस 2, इफ टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, इफ टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मतलब यहाँ फाई की वैल्यू क्या रहेगी, फाई इज इक्वल टू बनेगा पाई। आउट ऑफ फेज मतलब क्या कि एक वेव स्टार्ट हुई यहाँ से और दूसरी वेव जब ये यहाँ तक जाएगी तब दूसरी वेव स्टार्ट होगी, मतलब 0 to पाई, ये पाई का फेज डिफरेंस रहेगा। 0 to पाई ऐसे नहीं, एक्चुअली इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसी गई ना तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे उसका मीनिंग है। तो दोनों के बीच में आउट ऑफ फेज कितना है पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0। एक मिनट, कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है ना। कॉस स्क्वायर चाहिए, एक मिनट रुको, कॉस स्क्वायर चाहिए हमें, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है कॉस स्क्वायर 5/2 है ना, तो पाई/2 आएगा, 90 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस स्क्वायर पाई/2 90 आएगा, तो ये 0 रहेगा। देखो तो आई पी इज इक्वल टू कितना है 4E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, मतलब ये कितना बनेगा, आई पी इज इक्वल टू 4E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई/2, फाई की वैल्यू पाई पुट करो तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा। एंड आई पी इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू आई मिनिमम। ठीक है, दिस इज मिनिमम इंटेंसिटी। मतलब जब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज है, देखा हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज। तो जब दोनों वेव्स इन फेज रहेगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज रहेगी तो इंटेंसिटी मिनिमम है। ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों, ये सारा इंटरफेरेंस है ना एक ही लेक्चर में खत्म करने वाली हूँ मैं। तो आप लोग पहले अभी इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, पहले तो आप इसका निकालो, इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद मैं आपको ना कंडीशंस बताने वाली हूँ कि अगर हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमने 2 सोर्सेस लिए हैं और 2 सोर्सेस के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे यूज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये सारी कंडीशंस का अगर आपके सोर्सेस इन सारी कंडीशंस में फिट है तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न गुड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। क्या क्या है देखो, द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। मतलब क्या, एक ने यहाँ से वेव स्टार्ट की, एक की वेव यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, और तो और दोनों का वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे 2 सोर्सेस होने चाहिए, इसको कोहेरेंट सोर्सेस बोला जाता है। वेवलेंथ मस्ट बी सेम। उसके बाद दोनों का कलर सेम होना चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। मोनोक्रोमेट, मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, मतलब दोनों का कलर रेड तो रेड, ग्रीन तो ग्रीन, एक ही कलर होना चाहिए। 2 सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद द 2 इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे सेम होना चाहिए, इसका और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं चलेगा। Then separation between the 2 slits must be in comparison to the distance between the plane containing the slits and observing screen. 2 स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कंपेयर करना है आपको, स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है उसके कंपेरिजन, और छोटा ही, बहुत छोटा डिस्टेंस लेना पड़ता है बच्चों, तभी हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। 2 स्लिट, जो उसने उस कार्डबोर्ड को 2 होल्स बनाए थे ना यंग्स ने, उसको हम स्लिट कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो दोनों का 2 होल का बीच का डिस्टेंस हमने देखा 2 to 4, मतलब बहुत कम होता है, 2 to 4 mm। द 2 स्लिट मस्ट बी नैरो होनी चाहिए, एंड द 2 waves should be in the same state of polarization. Yes, it is also important. दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो है वो सेम होना चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का टॉपिक बताती हूँ। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है आपको। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपना, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। देखो, ये डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट हमने रखा मान लो, और मैंने यहाँ एक स्क्रीन रखी, ठीक है, एक स्क्रीन रखी। तो यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है वो यहाँ तक रीच करने के लिए मान लो उसको टी जितना टाइम लगता है, टी जितने टाइम में वो यहाँ तक रीच की, तो ये टी जितने टाइम तक ये वेव यहाँ से यहाँ तक रीच की। अब मैंने क्या किया, इसी सोर्स को लिया और इस सोर्स के अंदर मैंने एक ग्लास स्लैब रखा। क्या रखा? ग्लास स्लैब, ठीक है, और उतना ही टाइम लिया, जितना टाइम यहाँ पे है उतना ही टाइम मैंने यहाँ पे लिया। बट यहाँ सिनेरियो कुछ और था। क्या था कि यहाँ से निकलने वाली वेव उतने ही टाइम में बस कहाँ तक रीच की, यहाँ तक ही रीच की, वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ही नहीं। क्यों ऐसे हुआ बच्चों? क्योंकि जब ये ग्लास स्लैब में से पास करती है तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो ग्लास स्लैब में से पास की तो उसका स्पीड कम हो गया। जब वो स्ट्रेट पाथ में जा रही थी तो उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था, तब वो फास्ट चली और जल्दी से इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। ये डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे फिर? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डी ऑफ वैक्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे? डी ऑफ वैक्यूम। और ये हमारा टाइम तो सेम रहेगा, और यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी हम लोग लेते हैं वी ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और इसका ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, दिस इज द डी ऑफ मीडियम हम लोग लेते हैं, दिस इज डी ऑफ मीडियम। और इसकी वेलोसिटी उस वक्त अलग होगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी भी चेंज रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो इससे देखो बच्चों, पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे दोनों का टाइम तो सेम है, पहले इस टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय टाइम। टाइम दोनों का सेम है, तो इससे मुझे टाइम का फॉर्मूला मिलता है T इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और टाइम का फॉर्मूला क्या मिलता है? डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम, राइट। दोनों का टाइम तो सेम है ना बच्चों, तो इसको मैं इक्वेट कर सकती हूँ। चलो इक्वेट करते हैं इसको, फिर हम लोग अपना ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला देखेंगे। तो दोनों को इक्वेट करो। क्या? डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अभी डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम का फॉर्मूला डिराइव करती हूँ, तो मुझे ये वेलोसिटी को इधर शिफ्ट करना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम ही ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मीडियम। और ये अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ मीडियम इनटू वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो इन दोनों का जो रेशो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हमने क्या कहा था? रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, मतलब c डिवाइड बाय v का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द n, और v ऑफ वैक्यूम मतलब c। तो डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस ऑफ मीडियम इनटू n। बच्चों इसी को हम लोग कैसे लिखते पता है? डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू n इंटू, इसको मैं बोलूँगी डेल्टा x, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x, n इंटू डेल्टा x, ठीक है। और इसी को अभी देखो आपको डिफाइन करना है। अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। क्या? व्हेन अ वेव ट्रैवल डिस्टेंस डेल्टा x, मतलब ये d ऑफ वैक्यूम को हम डेल्टा x भी बोल सकते हैं। व्हेन अ वेव ट्रैवल डिस्टेंस डेल्टा x थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n
इट्स फेज चेंजेस बाय द सेम अमाउंट, सॉरी ये नहीं, हाँ ये डेल्टा एक्स है, इसको डेल्टा एक्स बोलो, ये तो हमारा ऑप्टिकल पाथ है ना, इसको नहीं, इसको डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम ही बोलो, इसको आप मीडियम बोलो। इट्स फेज चेंजेस बाय द सेम अमाउंट एज इट वुड इफ द वेव हैड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एन डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। मतलब ये जो इसी को, ये कितना डिस्टेंस चल रहा है डेल्टा एक्स, उतने ही टाइम में ये कितना डिस्टेंस चला, एन इंटू डेल्टा एक्स चला, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रहा है तो एन इंटू डेल्टा एक्स चला, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। तो ये ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, इसके ऊपर जो ये फॉर्मूला है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसको याद रखो, ये अच्छे से करना है, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी इसका लास्ट टॉपिक बचा है उतना हम लोग लेते हैं, देन आज का लेक्चर हमारा फिनिश होगा। बहुत बड़ा लेक्चर बना है बच्चों आज का, इंटरफेरेंस वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब ये देखो, ये बहुत सिंपल है, क्या है, वाई आर मल्टीपल कलर्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो यहाँ पे कोई रोड पे या फिर वाटर के ऊपर अगर हम ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल उस सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे कैसे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लाइट जो है, अलग अलग वेव क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, उसकी वजह से हमें वहाँ मल्टीपल कलर्स दिखाई दे रहे। अलग अलग लाइट, अलग अलग रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल कलर्स वहाँ पे शो कर रही है। कैसे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इनिशियली ये एयर मीडियम लिया, उसके बाद इसके ऊपर एक ऑयल का सरफेस लिया है हम लोगों ने, और इसके नीचे फिर वाटर है, इसके नीचे वाटर है, मान लो ऐसे मान के चलते हैं, और वाटर के ऊपर एक ऑयल का सरफेस है, ये ऑयल का सरफेस है, दिस इज ऑयल सरफेस, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लिया है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लाइट हमने इंसिडेंट किया, ये लाइट जब इंसिडेंट करेंगे तो इस लाइट का पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कुछ लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, कुछ लाइट अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वापस यहाँ एक बाउंड्री आती है, इस बाउंड्री के नीचे कौन है, वाटर, और यहाँ ऑयल है, मतलब यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से वापस लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद देखो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है, ये रे जब तक ये रे यहाँ से रिटर्न नहीं आता तब तक ये रे यहाँ तक चल चुका था और फिर वो आगे चल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आया, और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आने की वजह से अलग अलग वेव्स यहाँ इंटरफेयर की, और उसकी वजह से पाथ डिफरेंस की वजह से हमें उस लाइट के अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि डिस्पर्शन हो गया ना लाइट का, वहाँ पे हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। समझ में आया, सेपरेशन हो गया लाइट का, वेवलेंथ का सेपरेशन हो गया, उसकी वजह से अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये इसका रीज़न है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी एग्जाम्पल्स जैसे मैंने लिख कर आपको बताए हैं उसी तरह से आपको सॉल्व भी करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिख के दिए हैं एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं, और सारे टॉपिक्स ले रही हूँ बच्चों, डिटेल में ले रही हूँ, हर एक सिलेबस, हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में लिया है। अगर आप लेक्चर ठीक से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी मतलब कोई ट्यूशन नहीं लगा है, फिर भी आप लोग आराम से ऑनलाइन से पढ़ सकते हो, और वो भी डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप बस क्या करो, अपनी खुद की नोटबुक मेंटेन रखो, खुद के नोट्स बनाओ, जो मैं बताती हूँ उसको अच्छे से नोटबुक में कॉपी करो, और उसका रिवीजन बार बार करना है आपको, ठीक है। बस इतना अगर आपने किया तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो बच्चों मुझे लगता है आप मुझे इजाज़त दे दो, अभी मैं यहाँ पे लेक्चर रोकती हूँ। होप सो सारे टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और सबका बहुत अच्छे से स्टडी चल रहा है। नहीं हो रहा है पढ़ाई तो थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, नींद पूरी कंप्लीट करो। नींद कंप्लीट नहीं हुई तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता। खाना अच्छे से खाना है, सब कुछ, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।